तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। लुक दिस चैप्टर्स जनरली टीचर्स क्या करते हैं, सेकंड 10th चैप्टर के साथ कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज है, दोनों चैप्टर एक ही, एक सॉलिड के बारे में है, एक फ्लूइड के बारे में, नॉट लिक्विड बट फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड के अंदर एयर और लिक्विड दोनों आ गए। समझ में आ रहा है ना? सॉलिड एक सॉलिड चीज एंड फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों आ गए। तो एक पूरा एक टॉपिक है जनरली जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है बहुत छोटा वाला, यानी कि आप चाहो तो 4 से 5 लेक्चर्स में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर, उससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है और इतना डिटेल्स में ज्यादा नहीं जा सकते। चाहे तो भी, मैं चाहूँ तो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं ज्यादा। तो जो है वो उसके ऊपर फोकस करो, जैसे कि स्ट्रेस की डेफिनेशन, स्ट्रेन की डेफिनेशन, हुक्स लॉ। आज के जो सेशन में जो चलाऊंगा, धारो तो आधे घंटे में आप ये पूरा लेक्चर्स का कंटेंट नोट्स जो लर्न कर सकते हो, इतना इजी टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते बच्चों आज का सेशन। वैसे आपको ये थंबनेल दिख के पता चल गया होगा ये कह रहा है क्या है। काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है सर ऐसे क्यों इमेजेस देख लगा रहे, क्योंकि जैसे आप 2-3 मिनट वेट कर रहे हो तो बोर ना हो ना, इसलिए ऐसे कुछ इमेजिनेशन जीएफ फाइल डाल देता हूँ नोट्स के लिए, यानी कि स्क्रीनशॉट के ऊपर, यानी कि पूरे स्क्रीन के ऊपर, जिससे एटलीस्ट आपको चैप्टर के बारे में कुछ फील होना स्टार्ट हो जाए कि यानी कि किसके बारे में होगा चैप्टर। तो बता सकते इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या होगा, चाहे पता हो ना पता हो अलग चीज है। कैन यू गिव द ट्राई? ट्राई कर सकता है कोई? किसके बारे में ये चैप्टर्स होगा? जो ये जो आपको ये वीडियोस दिख रहे थे, सॉलिड ની अलग अलग प्रॉपर्टी। यस वेरी गुड, सॉलिड की डिफरेंट प्रॉपर्टी, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब कुछ आ गए। कोई चीज को हम दबा रहे हैं, प्रेस करते हैं तो इलास्टिसिटी के ऊपर, यस वेरी गुड, कि यदि आपने ऊपर देख रहा है कि उसने फोर्स तो लगाया, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के ऊपर वो स्पंज क्या हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। तो वो क्यों ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, उस स्पंज को दबाने से ये क्या हो रहा है, उसके मोलिक्यूल्स में क्या चेंजेस हो रहा है, उसके फॉर्मूलाज, ये सारी चीज इस चैप्टर्स के अंदर सीखोगे। ओके, मेन चीज ये चैप्टर में क्या क्या है, देखो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप मैकेनिकल इंजीनियर बनने वाले हो, यदि आपका गोल मैकेनिकल इंजीनियर बनने का है या सिविल इंजीनियर बनने का है, आर्किटेक्ट बनने का है, तो ये सारी चीज आपको बहुत काम आने वाली है। स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि दुबई के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, एक उज्जैन यानी कि आप डेजर्ट एरिया में ऐसी बड़ी बिल्डिंग बनाना टफ है, बहुत टफ है, लेकिन वो उसने कर दिखाया साइंस का यूज करके। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग अहमदाबाद में नहीं बन सकता, लेकिन सूरत में है। क्यों? क्योंकि सूरत की जमीन अच्छी है, अहमदाबाद में ये ध्यान रखना पड़ता है। तो जमीन अहमदाबाद में नहीं है तो अब 10 15 20 25 माल के ही बिल्डिंग बन सकते, लेकिन उन लोगों ने, दुबई वाले तो पूरे डेजर्ट के अंदर ही कितने माल की बिल्डिंग बना दी। आई थिंक लगभग कितने, आई थिंक 180 आई नॉट कितने मुझे याद नहीं है, तो बता सकता है? 183 183 माल की बिल्डिंग, हम सोच भी नहीं सकते यार, सोच भी नहीं सकते कितनी बिल्डिंग अहमदाबाद में हो सकती है। आधी से आधी भी नहीं है। तो इसका सारे रीजन क्या है, जो पुल बन रहे होते तो वो पुल की डिजाइन क्यों ऐसा बनानी होती है, सारी चीज इस चैप्टर में सीखोगे। थोड़े से प्रैक्टिकल चीज आपको सीखने को मिलेगी। नो डाउट चैप्टर थियरिकल है, डेरिवेशन बहुत कम है, लेकिन सीखने को जरूर मजा आएगा आपको। लेक्चर्स में ध्यान रखोगे तो ऑलमोस्ट आधा चैप्टर तो वहां ही आपको समझ में आ जाएगा। लर्न करना का जो लोड जो आगे के सेशंस में था, फर्स्ट पार्ट में था, इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। भले टॉपिक का नाम हमारा स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं देगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस। फर्स्ट हम सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि फिजिक्स जो है किस क्या है, तो फिजिक्स दो, यानी कि हमारा जो 11th का स्पेशल फिजिक्स है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड है, दो चीज की स्टडी के ऊपर डिपेंड है, एनर्जी एंड मैटर्स। जो हमने देखा है मैकेनिकल एनर्जी, वर्क, पावर, ये सारी चीज जो पार्ट 1 में हमने ज्यादातर देखी, वो एनर्जी के बारे में। एनर्जी आपको पता है क्या है, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, हाँ कि ना? और जो मैटर्स, एक तो एनर्जी के बारे में हमें फिजिक्स में सीखना होता है और मैटर्स के बारे में सीखना होता है। मैटर यानी कि क्या, कोई भी चीज यूनिवर्स के अंदर जिसके पास खुद का मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम मैटर्स बोलते हैं। ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन सीख चुके हो। तो बच्चों ये एनर्जी के बारे में तो हमने सीख लिया आगे के चैप्टरों में, एनर्जी के रिगार्डिंग सब कुछ कॉन्सेप्ट इतना डिटेल में सीख लिया। ओके, कि एक इंजीनियरिंग या डिग्री लेवल के ये स्टूडेंट्स को भी पता चलता, उतना आपको एटलीस्ट पता चल गया है कि क्या होता है, किस टाइप की एनर्जी होती है, कैसे वर्कआउट करता है सब कुछ। पार्ट 1 हो गया, तो पार्ट 2 में क्या सीखोगे? तो पूरे पार्ट 2 में सबसे ज्यादा आप बात करोगे तो मैटर्स की, चाहे वो मैटर की सॉलिड, लिक्विड, थर्मोडायनामिक, लो, कुछ भी हो सकते हो।
ओके, तो ये सारी चीज आप इस पार्ट 2 के अंदर सीखोगे बच्चों। मैटर्स के जनरली 4 टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 तो पता ही थे, प्लाज्मा शायद पता ही होगा आपको, ओके 11th में हो इसलिए। Protein heated. सॉलिड मींस व्हाट? सॉलिड मींस व्हाट? सॉलिड क्या है? पहली चीज तो एक ऐसी समझ सकते हैं, ऐसा मैटर का स्टेट जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है एकदम हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से उसकी जो खुद की एनर्जी होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उसका शेप और उसका वॉल्यूम एक फिक्स होता है, इसको हम सॉलिड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बना सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें दी है वही लिखनी है। हेलो, हाँ सर। ओके। तो सॉलिड यानी कि हाँ। एक ऐसा मैटर का स्टेट जिसके अंदर एटॉम जो मॉलिक्यूलर्स होते हैं वो एक फिक्स शेप और साइज में, एक फिक्स वॉल्यूम में जुड़े होते हैं, और उसकी खुद की एनर्जी क्या होती है? एकदम कम होती है, तो इसको हम सॉलिड्स बोलते हैं। अब कोई भी सॉलिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं बच्चों, कोई भी सॉलिड बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते तो क्या क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि याद करो मोशन वाला चैप्टर्स, मोशन वाला चैप्टर्स याद करो बच्चों। क्या था कि सॉलिड यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो मोशन में, मोशन में होता है तो रेस्ट पे आएगा। लाइक एग्जांपल फॉर ऑब्जेक्ट ए है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एफ, उस एफ की वजह से ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है ना? यस तो एक सर। तो ये चीज हो सकती है, हमने ये चीज अपने आगे के सेशन में पार्ट 1 में देखी, लेकिन आगे पार्ट 1 में हमने ये नहीं देखा कि फोर्स लगाने से उसका साइज और शेप भी चेंज हो सकता है कि ना? हमने वेलोसिटी, एक्सलेरेशंस के बारे में सीखा, काइनेटिक एनर्जी के बारे में सीखा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा। तो वो जो फर्स्ट जो लिखा हुआ है इधर स्टेट और चेंज, तो वो हमने सीख लिया। सेकंड जो भाग है वो अब हम सीखने वाले हैं, भाई वो साइज और शेप क्यों चेंज होता है, उस रबर के ऊपर फोर्स लगाने से रबर क्यों ऐसा हो रहा है, खींच क्यों रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगाने ऐसा क्यों दिख रहा है आपको, ये सारी चीज आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से उसका डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन यानी कि क्या है? उसका शेप साइज चेंज हो जाता है। खाना बोलो सर। यानी कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से उसका शेप, उसका साइज, उसका वॉल्यूम सब कुछ चेंज होता है, उसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन के लिए जो फोर्स लगता है, हमने जो फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन हुआ, उस फोर्स को बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, Force. नाउ तो इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट में लेंथ, उसमें साइज, उसमें वॉल्यूम सब कुछ चेंज हो जाता है। लेंथ, वॉल्यूम एंड शेप सब कुछ चेंज हो जाता है फोर्स के बारे में। तो फोर्स से दो चीज होती है बच्चों, क्या क्या? इसका स्टेट चेंज होता है, बॉडी मोशन और रेस्ट पे आ जाती है, और या दूसरा दूसरा क्या होता है बच्चों? Deformation. डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि शेप, साइज और वॉल्यूम चेंज होता है। अब बॉडी के बारे में देखते हैं। देखो टेक्स्ट बुक में एक एक लाइन में जो चीज लिखी हुई उसका मैं इसकी पूरी स्लाइड से, ओके, टेक्स्ट बुक में एक लाइन होगी, यहाँ एक पूरी स्लाइड है, तो आपको समझने में तो बहुत इजीली डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ लर्न कर देना है। ओके, मैं आपको जो लर्न करने की चीज इंपॉर्टेंट होगी वो बताऊंगा, वो आपको लर्न करना है, बाकी सारी चीज एक बार रीड कर लेनी है। क्लियर? नॉन रिजिड, अब रिजिड बॉडी यानी कि क्या? आपने रोटेशनल मोशन में चैप्टर में सीख लिया बच्चों। रिजिड बॉडी यानी कि Definite shape and size. डिफिनेट शेप एंड साइज, जिसके ऊपर फोर्स लगाने से उसका शेप साइज चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। हाँ ना बोलो। तो हाँ। नॉन रिजिड यानी कि उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अब कैसे? लाइक एग्जांपल फॉर फर्स्ट इलास्टिक है, तो रबर है, इलास्टिक नेचर है, खींचा उसका शेप साइज चेंज हुआ, छोड़ा तो वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, तो दैट इज कॉल्ड इलास्टिक नॉन रिजिड बॉडी। उस बॉडी को क्या बोलेगी? इलास्टिक नॉन रिजिड बॉडी। और एक है प्लास्टिक, लाइक एग्जांपल प्लास्टिक की स्केल है, उसको खींचा या तोड़ा, मुड़ा, मूव किया, टूट गया, वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ सका, तो उसको प्लास्टिक नॉन रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? प्लास्टिक नॉन रिजिड बॉडी। क्लियर? रिजिड में शेप साइज Fix हो. फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, चेंज नहीं होता। ओके, और इसमें नॉन रिजिड में शेप साइज Change है. चेंज होता है, उसमें ओरिजिनल पोजीशन में बैक आ जाता है,
बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, पर ये ओरिजिनल पोजीशन पे बैक नहीं आ सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों? यस सर। रिजिड बॉडी के बारे में समझा हुआ। जनरली क्या है बच्चों पता है आपको? आपको क्या लग रहा है, क्या रिजिड बॉडी जैसा कुछ होता होगा? आप एक एग्जांपल बताओ जो रिजिड है, बोलो चलो। पत्थर। जिसके ऊपर फोर्स लगा है, पत्थर भी टूट सकता है बच्चों। प्लास्टिक आयरन। नेचर, आयरन भी ब्रेक हो सकता है, बेंड कर सकते हैं। प्लास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर, सॉरी। अभी वो चैप्टर डायमंड सीखा। सर। डायमंड भी ब्रेक हो सकता है डायमंड। ना, डायमंड ब्रेक हो सकता है। आप में से किसी ने, पापा ने डायमंड घिसे, उसको पता चला होगा, कभी काफी बार टूट भी जाता है भाई, डायमंड घिस सकते हैं उसको। हाँ, डायमंड प्योर रिजिड नहीं है, रिजिड है, प्योर रिजिड नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ हेलो, सर। ओके, आप बोले राइट है, रिजिड बॉडी है, डायमंड एक रिजिड बॉडी ही है, जिसको हम प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज में एग्जांपल में डायमंड ही लिखते हैं रिजिड बॉडी में, लेकिन वो प्योर नहीं है, रियलिटी में एक्चुअली होता कभी नहीं है। तो यहाँ लिखा है रिजिड बॉडी जनरली मींस द हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट, जो एकदम हार्ड होता है, सॉलिड होता है, जिसका डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। बट इन रियलिटी बॉडी कैन बी स्ट्रेच एंड कॉम्प्रेस्ड और बेंड। एक्चुअली रियलिटी में उसको हम बेंड, कॉम्प्रेस, स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट? यानी कि आप स्टील का एक स्फीयर लो, स्टील का एक स्फीयर लो, उस स्टील के स्फीयर पे भी आप क्या कर सकते हो, फोर्स लगा। जब बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे स्टील का स्फीयर भी टूट जाएगा। ओके, आप चाहे आप लाइक एग्जांपल फॉर आप नैनो कार से भी एक बड़े से एक्सीडेंट पे जाते हो तो वो भी टूटती है। और आप कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी कार ले लो, जीप है या ऐसी कोई बड़ी सी BMW है या फॉर्च्यूनर, वो भी टूट जाती है। हाँ कि ना? कोई भी चीज रिजिड नहीं होती, यस उसकी सर। रिजिडिटी कम और ज्यादा होती है। नॉन रिजिडिटी कम या ज्यादा होती है, वो इजीली टूट सकती है या कोई कम। तो हम जो ज्यादा रिजिड बॉडी में, यानी कि इस रिजिड बॉडी के एग्जांपल लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो जनरली बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको चेंज करने, उसको टेम्पररी हम रिजिड बॉडी मान सकते हैं। इसका एग्जांपल है डायमंड एंड स्टील स्फीयर। ओके, प्रैक्टिकल पर्पस में लिखा है यहाँ, प्रैक्टिकल पर्पस में भी है, एज्यूम द डायमंड एंड कोई स्टील स्फीयर को रिजिड बॉडी मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। बोलो रिजिड बॉडी में डाउट बच्चों कोई? So sphere solid है सर कि hollow? सॉलिड, सॉलिड, स्टील स्फीयर सॉलिड है। सॉलिड होगा तो ही, होलो होगा तो इजीली उसको ब्रेक कर सकते हैं। नॉन रिजिड बॉडी यानी कि जिसके ऊपर फोर्स लगाने से शेप और साइज चेंज हो जाता है। रबर बैंड खींचो, आयरन रोक, आयरन या स्टील का रोड खींचो, बैंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है नॉन रिजिड बॉडी में बच्चों? लुक, यू आर 11th साइंस स्टूडेंट्स, राइट? मुझे इस ऐसे छोटे से टॉपिक में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हो यदि लगे तो बता देना सर मुझे डिटेल में जाना है। बाकी मुझे आप बस एक बार बता दिया कि जिसकी वजह से, जिस फोर्स की वजह से जिसकी शेप और साइज चेंज होता है उसको नॉन रिजिड, तो इसके एग्जांपल आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। जब मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो आपको पहले ये सोचना स्टार्ट कर देना है कि ऐसे कौन कौन सा एग्जांपल है जिसकी फोर्स लगाने से शेप साइज चेंज हो जाता है। तो रबर, प्लास्टिक, जो भी चीज, पेपर वेपर, सब कुछ नॉन रिजिड बॉडी। क्लियर? अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी यानी कि क्या? मैंने एक इलास्टिसिटी से बेस्ड याद रखने के लिए रबर का एग्जांपल याद रखना कि भाई ऐसा बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाने से जैसे हम उस फोर्स को छोड़ते तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन यानी कि वापिस ले लेता है क्या? इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। कब? आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि यदि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, लेकिन जैसे मैं फोर्स ले लेता हूँ वापिस ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अपना नाइट ड्रेस का लहंगा को खींचो ओके, पता चल जाएगा कि इलास्टिसिटी है कि नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, सर। बस एग्जांपल अपने रबर वबर कुछ भी एग्जांपल ले लो अपना। रबर उसका बेस्ट एग्जांपल है। खींचा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसका शेप साइज चेंज हुआ, छोड़ा, ओरिजिनल शेप साइज में वापस आ गया। हाँ, नो डाउट उसकी भी एक लिमिट होती है बाद में आप एकदम ऐसे खींच लो
ओके लाइक एक 100 रुपीज की नोट्स के बंडल के लिए जो रबर यूज होता है उसमें आप 10 बंडल लगाने का ट्राई करोगे तो रबर की भी एक कैपेसिटी होती है ना ओके लेकिन वो हाँ अब हम बात नहीं करें, उसके एक लिमिट होते हैं जो हम डिटेल में सीखते हैं आगे के टॉपिक में। ओके स्पंज भी एग्जांपल है, यस ओके स्पंज भी यही है, स्पंज के ऊपर फोर्स लगाया छोड़ा तो वापस डिफॉर्मिंग हो गया। एक मिनट हो बच्चों, चलो तो इलास्टिसिटी में कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ओके प्लास्टिसिटी यानी कि क्या? अब कॉमन चीज है, इलास्टिसिटी का ऑपोजिट फोर्स लगाया उसमें साइज अच्छे शेप शेप चेंज भी टाइप में हुआ ना। लेकिन छोड़ा तो भटक गया ओके छोड़ा तो टूट गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टूट गया या वही शेप में रहा। ओके लाइक एग्जांपल हो रही, काफी बार हमें कोई ऐसी चीज लेते लाइक मेरी या कोई भी किसी की भी बात करो, समझ लो कि आपको कोई नाइट ड्रेस है राइट, उसका यानी कि आपको थोड़ा फिट हो रहा है तो हम क्या करें, टेम्पररी जोर से थोड़े टाइम के लिए ऐसे खींचेंगे तो आपको ऐसा कुछ फील होगा कि ना अब थोड़ा सा ढीला हो गया। ओके नया नाइट ड्रेस नहीं ले लेते, फिट हो रहा है तो थोड़ा सा खींच लेते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो प्लास्टिसिटी थोड़ा कुछ दूसरा एग्जांपल है, नो डाउट ये इलास्टिसिटी का मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन ये जैसे कि क्ले समझ लो, अब इसको एक बार बना रहे हैं जिस शेप में और साइज में रखा, बाद में वो ओरिजिनल शेप में जो था वो नहीं रहेगा, चाहे हम उसको शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। ओके भले हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया, वो वही का वही फोर्स शेप और साइज रहेगा। ये सारे एग्जांपल है उसके, क्लियर? यस यानी सर। कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद बॉडी का शेप साइज चेंज हुआ, लेकिन जब उस फोर्स को हम रिमूव करते यानी कि लगाना बंद करते तो इलास्टिसिटी में क्या था, अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर रहा था, वापस वही पोजीशन पे आ जाता स्पंज और रबर। लेकिन प्लास्टिसिटी में अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज पे नहीं आ सकता। काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा क्या एक ही ऑब्जेक्ट में दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है? आउट हो सकती है। रबर की कैपेसिटी है इलास्टिक नेचर की, भी इतना तक खींच सकता है तब तक वो इलास्टिसिटी वाला है, प्रॉपर इलास्टिक प्रॉपर्टी गेन कर रहा है। जब उसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा फोर्स लगाओ, ज्यादा खींचोगे तो अब उसकी प्रॉपर्टी कौन सी आ जाएगी बच्चों? प्लास्टिसिटी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? श्योर? प्लास्टिसिटी यानी कि जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया यानी कि उसके साइज और शेप में चेंज हुआ, जैसे फोर्स को लगाना बंद कर दूंगा उसका जो ओरिजिनल साइज और शेप था वो नहीं आएगा। जिस लाइक एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया फोर्स लगाने के बाद आफ्टर, अब जैसे उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दूंगा तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, फोर्स में लगाना बंद कर दिया, फोर्स जीरो कर दिया, यहाँ फोर्स लगाया था, यहाँ फोर्स लगाना, यहाँ फोर्स जीरो कर, लेकिन जो फोर्स जो पोजीशन थी वही पोजीशन रही, वापिस ये पोजीशन पे नहीं आ सका। क्लियर ना? यस सर। ओके चलो, तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी यानी कि जो अभी मैं समझाई वही चीज ओरिजिनल शेप साइज में आ जाता है तो उसको परफेक्ट इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ओके एग्जैक्ट एग्जांपल है क्वार्क्स फाइबर्स एंड फॉस्फोर ब्रोंज। न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू में जी नीट के लेवल पे काम आ सकते, एग्जांपल याद रख लेना। ओके शायद नोट्स में नहीं हो सकती ये चीज इसलिए। और व्हाट इज पीपीटी परफेक्ट? મોકલવાના તમે? हाँ मोकलिस व्हाट इज परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी? परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी यानी कि क्या? कॉमन चीज, जैसा शेप अपने किया फोर्स लगाया और वही का वही शेप रह गया बाद में। ओके पैराफिक एक्स वेट क्ले फूटी ये सारे एग्जांपल है। चलो कोई डाउट बच्चों इसमें? यहाँ तक अभी जो समझा इसमें कोई डाउट किसी को? एक बार फटाफट से रिकॉलिंग कर ले, बाद में नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसलिए। पहले तो हमने फिजिक्स में 2 ब्रांच, पहला पार्ट 1 का एनर्जी के बारे में था, पार्ट 2 मैटर के बारे में। मैटर के 3 टाइप, सॉलिड की प्रॉपर्टी, सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाने से जो चेंज हो रहा है वो, ओके डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मिंग फोर्स, 2 बॉडी रिजिड नॉन रिजिड, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, रिजिड बॉडी क्या होती है, नॉन रिजिड बॉडी क्या होती है, इलास्टिसिटी नेचर यानी कि क्या है, वापस वही पोजीशन पे आ जाते हैं, और प्लास्टिक में वापस वही पोजीशन पे नहीं आ सकते। थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ब्रेन को ओपन रखना, आसपास के डिस्टर्बेंस को बंद करके रखना, ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा सुनना पड़ेगा, तभी जाके साथ में रह पाओगे। ओके अदरवाइज छूट जाओगे पीछे। चलो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, काफी सारे स्टूडेंट को ऐसा लगे कि सर ज्यादा स्पीड हो रही है। ओके लुक मैं फास्ट बोल रहा हूँ, स्पीड मेरी ज्यादा नहीं है, अब मैं शांति से आराम से बोलूंगा ना
तो आपको ब्रेन में वही हैबिट हो जाएगी जो मैं हैबिट आपकी बॉडी में डाल रहा हूँ, आपके माइंड में डाल रहा हूँ। दिमाग को दौड़ाना है तो उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आप देखोगे ना, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, कोई भी सारे अच्छे जो मेरे जो मेंटर है, समझ लो फिजिक्स के, लाइक एग्जांपल फॉर एक एनवी सर की बात करूं मैं, ओके, कोटा में मोशन इंस्टीट्यूट करके क्लासेस है, मोशन के जो मेन मालिक है वो, एनवी सर की स्पीड इतनी ज्यादा है ना कि आप दिमाग, आप वो एरे गेरे स्टूडेंट उसको समझ ही नहीं सकते, लेकिन जो समझ गए ना उसको जबरदस्त फायदा। अब क्यों फायदा है? देखो, एक टॉपिक को समझाने में मैंने 10 मिनट लगाई, वही टॉपिक को समझ लो मैं यदि स्पीड से नहीं चला रहा हूं तो आराम से धीरे धीरे से आपको मजा भी आएगा, नो डाउट। ऐसा लगे ना सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ रहा है शांति से। और एक ऐसा होगा मैं 5 मिनट में वही चीज समझा देता हूँ, थोड़ा लगेगा आपको स्टार्टिंग में कि सब दिमाग ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन बच्चों आपको पता है इसमें दोनों में से फायदा कहाँ है आपको? 5 मिनट। सेकंड में। क्यों पता है? मैं तो 1 घंटे का ही लेक्चर ले रहा हूँ, उस 1 घंटे में मैं 120 मिनट का काम कर दिया। क्यों? डबल स्पीड से। बोलोगे सर इतना, दूसरा क्या फायदा? आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन है ना, उसको मैं 11th में रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहा हूँ, 12th में आपको ट्रेन कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप फास्ट भागोगे ना उतना आपको फास्ट काम आए। जो चीज लर्न करने में आपको अभी आधा घंटा लग रहा है वो 15 मिनट में करने का हैबिट डाल रहा हूँ आपको, ओके? इसलिए थोड़ा भाग रहा हूं मैं। तो प्लीज दिमाग को ऐसा क्वालिटी वर्क के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि साइंस में यदि एक ही थ्योरी लर्न करने में आपको समझ लो 1-1, 1.5 घंटे लग जाते तो आप नहीं पहुंच पाओगे, बोर्ड में ही फंस जाओगे। फटाफट लर्न करना है तो फटाफट दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, और दिमाग को दौड़ाने के लिए ये हैबिट चल रही है, ओके? चलो, सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स मीन्स व्हाट? देखो बच्चों, ये रबर है, पहले क्या था? रबर ऐसा था, खींचा 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 तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया मैंने उसके ऊपर, हाँ कि ना? अब मैंने उस फोर्स को छोड़ दिया तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मींस व्हाट? यहाँ भी कुछ स्प्रिंग जैसा ही फील हो रहा है, हाँ कि ना? स्प्रिंग के ऊपर अप्लाइड फोर्स हमने लगाया, जैसे फोर्स छोड़ दिया मैंने तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो लगना स्टार्ट हो गया, और वापस वही ओरिजिनल पोजीशन पे स्प्रिंग आ गई। तो यहाँ भी जो डिफॉर्मिंग फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स है, उसके अगेंस्ट में, जैसे ये अप्लाइड फोर्स था हमने यहाँ लगाया तो उसके अगेंस्ट में रिस्टोरिंग फोर्स लगता था, तो यहाँ भी रिस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए ना, हाँ कि ना? अदरवाइज ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं सकता यदि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स को बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कुछ ऐसे लग रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जिसको हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। विदाउट ना। तो यदि बच्चों ये डिफॉर्मिंग फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जब दोनों सेम होते हैं तो वो कौन सी बॉडी होगी? बोलो, इलास्टिक होगी कि प्लास्टिक होगी? प्लास्टिक। सोचो, दोनों फोर्स जब सेम होता है, देखो सारे स्टूडेंट को मैं स्ट्रिक्टली वार्निंग दे रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एक एक टॉपिक में पूरा इन्वॉल्वमेंट रखना है। एमसीक्यू जब आएंगे ना तो मैं पूछूंगा, उसको ही आंसर देना और मैसेज छोड़ना है, एटलीस्ट मुझे पता चले कितने स्टूडेंट्स लेक्चर्स एक्चुअल में पढ़ रहे हो, सुन रहे। जैसे 1-2 स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, ऐसे नहीं, मैसेज पर्सनली करना पड़ेगा सभी को मुझे कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं देखूंगा मैसेज कितने स्टूडेंट से करी किए है। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफॉर्मिंग फोर्स इंटरनल, ओके, काफी सारे स्टूडेंट इलास्टिक बोलते हैं, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। प्लास्टिसिटी होगा ना बच्चों, प्लास्टिसिटी जब होता है ना तब क्या होगा? देखो इलास्टिसिटी में क्या होता है? रिस्टोर नहीं था, कॉमन चीज है तो कहां से प्लास्टिसिटी होगी? इलास्टिसिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि क्या था? फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ऐसा हुआ, अब उसके ऊपर रिटर्न 5 न्यूटन फोर्स लगा, रिस्टोरिंग फोर्स, इसीलिए वो ऐसा आया। अब समझ लो ये 10 न्यूटन होता और ये 5 न्यूटन होता तो ब्रेक हो जाता, क्योंकि उसका रिस्टोरिंग फोर्स तो 5 न्यूटन ही है, रिस्टोर इतना ही कर सकता है ना बच्चों। डिफॉर्म हो जाता, शेप सही चेंज हो जाता, रबर को खींचा
5 mm का समझ लो, उसकी लेंथ समझ लो 20 सेंटीमीटर की, तो आपने खींच लिया 30 तक खींचा इस रबर को, 20 सेंटीमीटर के रबर को 30 तक खींच लिया, छोड़ोगे तो 25 का हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। देख लो, ये कब होता है? जब डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादा होता है, जो लगाया फोर्स वो ज्यादा होता है। तो जब दोनों फोर्स सेम होते हैं तो याद करो ओरिजिनल शेप साइज कब आता है? इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होता है। तो ओरिजिनल शेप आने के लिए आपको दोनों फोर्स सेम होने चाहिए, और सेम होने के लिए आपको दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स। क्लियर? यस सर। ओके। 25 कैसा है बच्चों, वो चीज आप सीखोगे नेक्स्ट लेक्चर में। हर्ष, ओके, थोड़ा सब्र कर सिखाता हूँ मैं 20 का 25 कैसे आ गया। 20 सेंटीमीटर का रबर था, खींचा, पहले 30 तक खींच लिया, अब 25 का क्यों होगा तो उसके लिए जो चीज है वो सिखाने वाला। ओके, अभी सिखा दूंगा तो पूरा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। चलो, सिलेबस एक पूरा टॉपिक है, अदरवाइज मैं समझा देता आपको। डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स दोनों सेम है, इसलिए ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। और ओरिजिनल पोजीशन पे कौन सा मटेरियल आता था? इलास्टिक। इलास्टिक मटेरियल। यानी कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? इलास्टिक ऑब्जेक्ट हुआ। कोई डाउट बच्चों? हाँ ना बोलो। ना। नो डाउट सर। चलो, the force which bring the body to its original shape and size or is called the internal restoring force। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। और इलास्टिक बॉडी में ओरिजिनल शेप साइज आ जाता है, रबर में आ जाता है, इसलिए दोनों फोर्स सेम होते हैं। प्लास्टिक में हमारा जो लगाया हुआ फोर्स ज्यादा है इंटरनल फोर्स से, तो ब्रेक हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइक एग्जांपल फॉर ये रबर है, इस रबर को खींचा, 20 था उसका रिस्टोरिंग फोर्स, सॉरी खींचा मैंने, अप्लाई फोर्स 30 लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स उसका 20 था, तो क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, टूट जाएगा कि नहीं? तो कब टूटेगा? टूटेगा यानी कि प्लास्टिक नेचर हो गया। तो कब टूटा? जब हमने अप्लाई फोर्स जो लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो ज्यादा है। समझ में आया? और यदि उतना ही फोर्स लगाओगे, चलो 20 का 20 लगाया, तो ये अप्लाइड फोर्स भी, इनपुट फोर्स भी और आउटपुट फोर्स दोनों सेम है, तो वापस वही सेम पोजीशन पे आ सिस्टम जाएगा। आएगा। तो ये कौन सा कंडीशन था? इलास्टिक नेचर का। स्टूडेंट्स, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। कॉन्सेप्ट फील कर दोगे ना, बहुत मजा आएगा। चैप्टर बहुत इजी है, लर्न ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, दिमाग का दही नहीं होगा। बोलो हर्ष, क्या डाउट है? सर 20 सेंटीमीटर 30 लगा, टूट से क्या साइज बहुत से? साइज डिपेंड कर रहा है। देखो, इसकी मैक्सिमम ताकत है ना, वो 40 न्यूटन तक खींचने की है, 40 सेंटीमीटर की। तो 40 सेंटीमीटर पे टूटेगा नहीं, तब तक वो क्या होगा? उसके अंदर डिफॉर्मेशन होगा। वो चीज मैं आपको समझाऊं, उसका ब्रेकिंग पॉइंट, ये पूरा एक टॉपिक है बेटा, एक पूरा ग्राफ है जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। ओके, क्योंकि अभी मैं समझा दूंगा तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एग्जांपल है। ओके, यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, वो सारे पॉइंट है, वो थोड़ा वेट करना, तो मैं कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा। अभी क्योंकि क्या होता है कि एक लिमिट होती है, जैसे कि एग्जांपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दो, अभी पूछा है तो। इसमें क्या होता है समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट है, उसमें दो टाइप की लिमिट होती है। इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, बाद में एक पॉइंट की लिमिट होती है जिसको हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, एक लिमिट होती है उसकी डिफॉर्मेशन की, और एक होती है फ्रैक्चर पॉइंट यानी कि टूटने की। तो क्या होता है समझ लो, भाई ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इलास्टिक नेचर 20 सेंटीमीटर तक है, तो मैं 20 सेंटीमीटर तक खींचूंगा तो वापस वही पोजीशन पे आ जाएगा। इसका डिफॉर्मेशन 30 तक है, तो मैं 30 तक खींचूंगा तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा? चेंज हो जाएगा, शेप साइज कुछ चेंज हो जाएगी, वापिस आ जाएगा। लेकिन वो क्या है, लाइक एग्जांपल, जोर से किसी को खींच एकदम, हाँ समझ में आया ना, किसी को जोर से लगा दो तो उस आपके उंगली के हाथ वहां लग जाता है ना, बस ऐसा ही कुछ। धीरे से लगाओ तो कुछ नहीं होगा, वापिस गाल रिटर्न आ जाएगा स्पंज की तरह। ओके, इसलिए देखो, नाम चेंज करके आओगे ना तो कभी भी जिंदगी में कभी बाद में एंटर नहीं हो जाओगे। अभी कोई दूसरा स्टूडेंट नाम चेंज किया है रानू मंडल करके, अब ब्लॉक कर दिया, अब वो मोबाइल में कभी भी नहीं इंटर हो सकता। ओके,
क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कौन हो आप। तो ये खास ध्यान रखना, अपना नाम खास चेंज कभी भी किसी एरा गेरा किसी स्टूडेंट का नाम या ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नाम मत रखना, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी किसी को और प्रॉब्लम बाद में होगा आपको ही और पकड़े जाओगे बाद में। फ्रैक्चर पॉइंट, अब इसका फ्रैक्चर पॉइंट है समझ लो 40, तो मैं यदि 40 से ज्यादा सेंटीमीटर खींचूंगा तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया ना हर्ष? 20 सेंटीमीटर तक क्या हो सकता है, वापिस आ सकता है। 30 सेंटीमीटर तक खींचूंगा वापिस तो आ जाएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा उसके अंदर क्या होगा, खींच हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। 20 का था ना ओरिजिनली, वो 21 या 22 सेंटीमीटर जैसा बड़ा हो जाएगा, खींच लो, उसके ओरिजिनल साइज से भी चेंज हो जाएगी। और यदि उसको 40 से ज्यादा सेंटीमीटर से खींचूगा तो उसका एक पॉइंट है, फ्रैक्चर पॉइंट, जिसको हम 40 सेंटीमीटर वैल्यू है, तो टूट जाएगा। और वो अभी पूरा टॉपिक है ना, वो नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा डिटेल में, अभी इतना खाली समझ लो टेम्पररी के लिए। चलो, तो दोनों बॉडी जो है ना, तो फर्स्ट इलास्टिक में क्या था, ओरिजिनल शेप साइज पे आ सकती है, प्लास्टिक में आ नहीं सकती। टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है, खाली जब तक खींचोगे तभी वो उसका सही शेप होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंटली टूट ही जाएगा। दोनों फोर्स सेम होते हैं, इसमें डिफॉर्मेशन फोर्स ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें ज्यादा होते हैं, जो मोलिकुलर के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, इसलिए वापस उसको खींच लेता है। इसमें थोड़ा कम होता है या तो नहीं होता, उसका एग्जाम्पल दोनों। कोई डाउट? ये टेबल भी कर लोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर ना। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ नहीं रखना है, ये तो अपना काम करेगी। ओके, यहाँ ध्यान रखो टेबल में। चलो ओके बताओ, चलो मैं ओके, मैसेज करना है, आंसर किसी को ओरली नहीं देना है। जब फटाफट से जल्दी से मैसेज करो, मुझे पता चले कितने स्टूडेंट इन्वॉल्व है लेक्चर्स के अंदर। और पर्सनली मैसेज करना हो, डायरेक्ट मैसेज जिसको बोलते हैं, ग्रुप में मत कर देना, एवरीवन में नहीं करना है किसी को, वरना बाकी के कॉपी मार के आ जाएगी। चलो वेरी गुड, सी नंबर सभी के आंसर। ओके, यानी कि व्हेन अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड द इलास्टिक बॉडी। यानी कि जब अपना भले ऊपर प्लास्टिक में भले टिक किया, एक्चुअली सी आंसर है उसका। चलो बताओ जल्दी से। अरे यार चलो कोई बात नहीं, देख लिया आपने। फोर्स ड्यू टू विच द डायमेंशन और साइज ऑफ अ रिजिड बॉडी चेंज, जो फोर्स की वजह से साइज शेप चेंज होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग। बताओ चलो आंसर। कौन सा फोर्स उसको ओरिजिनल शेप में लाने में हेल्प करता है? ब्रिजेस, पृष्टि, वंश, मैत्री, हेली, यस वेरी गुड। चलो ध्रुव पंचाल, पार्थव्यास, यस ए, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। कोई डाउट बच्चों टॉपिक में? ना। बताओ आंसर। इन अ परफेक्ट इलास्टिक बॉडी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? परफेक्ट यानी कि इलास्टिक, प्लास्टिक बॉडी, सॉरी प्लास्टिक बॉडी। ओके, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का आंसर ए है। ओके यस वेरी गुड, 0 होता है। ओके, क्योंकि ज्यादा फोर्स होगा तो उसको वापस खींच लेगा, फोर्स है ही नहीं, उसको रिस्टोर करने की जो अंदर का इंटरनल फोर्स लग रहा है वही नहीं लग रहा है ना। अदरवाइज तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा तो वापस वही शेप साइज पे आ जाएगा। लेकिन ये तो प्लास्टिक बॉडी है, तो प्लास्टिक बॉडी तो टूट जाती है, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स होता नहीं है। यही क्वेश्चन में यहाँ इलास्टिक बॉडी होता तो क्या आता आंसर? दो चलो फटाफट से। मैक्सिमम, मैक्सिमम, इनफाइनाइट। मैं શું કીધું તને? चलो कोई डाउट नहीं है ना? ना। ओके चलो, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, यानी कि कोई भी सॉलिड्स होता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सॉलिड इलास्टिक है, अभी आपको ऐसा लगे सर सॉलिड कहाँ से, उसको ब्रेक करेंगे तो टूट जाता है। देखो आपको हाई लेवल पे या ज्यादा चेंज होता है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होता है।
सॉरी कम चेंज होता है। आप कोई भी चीज, जैसे मेरे पास एक बोतल है, उस बोतल को पकड़ के जोर से ऐसे कर रहा हूँ, आवाज आ रही है ना, तो फील कर देना, वीडियो जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट तो सॉलिड ही है, तो उसके अंदर इलास्टिक के नेचर है, वापिस वो अपनी वही पोजीशन पे आ जाती है। ओके, कोई बात नहीं, डिलीटेड हो तो भी सीख लो। सीबीएसई में, बाकी के गुजरात बोर्ड में नहीं है डिलीटेड, डोंट वरी। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो होते हैं उसके आसपास क्या होता है पता है ना, सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म याद हो तो, डायमंड का, ग्रेफाइट का 10th स्टैंडर्ड में आया था, कार्बन कंपाउंड में। तो कैसे होता है, एक बॉडी के आसपास क्या होते हैं, एक बॉडी के आसपास दूसरे एटॉम्स लगे होते, ओके, मोलिक्यूल्स लगे होते, और वो एक पर्टिकुलर फोर्स से अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ। और वो जो फोर्स होता है जिसकी वजह से, एक मिनट, काल भी लेक्चर से ओके, देयर आर बाउंड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड स्टे इन द स्टेबल कंडीशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ इसलिए। चलो, सॉलिड के अंदर एक एटॉम्स के आसपास 10, 12, 4, 5 डिपेंड कर रहा है उसकी वैलेंसी कितनी है। ओके, डिपेंड कर रहा है उसकी वैलेंसी कितनी है, तो उतने एटॉम्स लगे होते। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम के आसपास कार्बन है, तो कार्बन के आसपास 4 होते, वैलेंसी 4 है, इसलिए पता चल रहा है ना। ओके, और वो दोनों जो बॉन्ड होते हैं उसके बीच में क्या लग रहा होता है, एक फोर्स लग रहा होता है जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है, स्टेबल होता है। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं फोर्स लगा रहा हूं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा हूं, force. When the solid is deformed, the atoms or molecular are displaced from their equilibrium position, जिसकी वजह से उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो चेंज हो जाता है। थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके समझो तो और ज्यादा पता चलेगा कि लाइक एग्जांपल फॉर व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। एक मिनट बस पहले ये समझ लो, इसका एग्जांपल देखो तो, क्योंकि मैं अभी तक जो बोल रहा था ना उसके आपके पास कुछ एग्जांपल नहीं था कि सर किसके रिगार्डिंग आप बोल रहे हो। ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है, ये जो बॉल है समझ लो एटॉम्स है, और ये स्प्रिंग है ना उसके इसके बीच के इसके बीच में लग रहा है एक फोर्स है। समझ में आ रहा है बच्चों? बीच में एक्चुअली स्प्रिंग होती नहीं है, एटॉम के बीच में एक फोर्स होता है, लेकिन जस्ट समझ लो आप प्रैक्टिकल। अब इस बॉल को आप खींचोगे तो यहाँ से स्प्रिंग खींचेगी, यहाँ से स्प्रिंग खींचेगी, यहाँ से स्प्रिंग खींचेगी, लेकिन छोड़ दोगे तो क्या होगा, खींच लेगी, क्योंकि यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स है। समझ में आ रहा है ना? तो इस एटॉम के बीच में जो लग रहा है जो फोर्स होता है ना, इंटर एटॉमिक फोर्स, वो वन टाइप ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जैसा होता है, जो उस बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में ला देता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, तो ये जो फोर्स होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, इस मॉडल को याद रखना समझने में। ओके, हाँ। तो यही जो मैंने समझा, ये पूरा एक मैकेनिज्म है जिससे ये सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड उसकी प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो। ओके, सॉलिड की प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो। एक मिनट बच्चों, ना तो थोड़ा सा एग्जांपल देख लो ये मॉडल का। सॉरी, मैसेज करवाना है। हाँ, मैसेज करना है। मॉडल ऑफ स्प्रिंग बॉल सिस्टम गिव द बिहेवियर ऑफ सॉलिड। कौन सा बिहेवियर है? रिस्टोरिंग बिहेवियर। किसके अंदर रिस्टोरिंग होता है बोलो? वेरी गुड, हेली, ब्रिजेस, कीर्तन, नील, मैत्री, स्मिथ। ओके, वेरी गुड। चलो, ए इलास्टिक नेचर। ओके, बताओ चलो। वैसे शायद ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिसको पता हो तो बता सकते हो। इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किस में होगी? इलास्टिसिटी बोल रहा हूं यार। ओके, मिक्स आंसर आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। ओके, आई होप, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ए आना चाहिए मे बी आंसर, लेकिन स्टील है इलास्टिसिटी। यस, वेरी गुड। क्यों स्टील है, कोई बता सकता है? स्टील क्यों है? रबर वैसे आना चाहिए, मैं भी रबर ही सोच रहा था। स्टील रबर तो एक सर्टेन लिमिट पर ही टूटी है। रबर की लिमिट है ना वो छोटी होती है, थोड़े फोर्स से वो टूट जाता है,
लेकिन स्टील इतने इजीली टूटता नहीं है, शायद इसलिए ये आंसर ये होगा। जी नीट के लिए काम आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर तो कॉपर की भी तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। कॉपर के, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्टील की होगी कॉपर से। यहाँ हाईएस्ट पूछा है ना, किसी एक का आंसर आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ओके चलो बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। चलो ओके ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। ओके डी, क्योंकि कॉमन चीज अपोज द डिफॉर्मिंग फोर्स। अब नया एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस। ओके जो आपको हम दे रहे हैं आपको। ओके लेकिन वो टॉपिक क्या हुआ? एमसीक्यू क्या एमसीक्यू? खबर ना पड़ी हमें। ओके बाय वर्च्यूल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो वो क्या कर रहा होता है? डिफॉर्मिंग फोर्स है उसका अपोज कर रहा है। कॉमन चीज इलास्टिसिटी यानी कि क्या? आपने खींचा, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उस फोर्स का रिस्टोरिंग फोर्स लगा, वो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी। ऑपोजिट कर रहा है तो आप अपने आप वो शेप साइज में आ जाएगी ना। क्लियर? हाँ हाँ अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस। तो ऐसे 452 एंड फिर भी चलो टाइम है। तो स्ट्रेस है क्या? पहली चीज तो when a deforming force is applied on the body, there will be the relative displacement of particles due to property of elasticity, and internal restoring force is developed which tends to regain a body to its original state. वैसे ये कुछ नया नहीं है, जो ऑलरेडी आपको मैंने बताया वही है, हाँ कि ना? जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, उसके अंदर के पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होते हैं, उस डिस्प्लेस्ड पार्टिकल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और वो फोर्स की वजह से बॉडी अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। जो अभी से काफी लेक्चर के स्टार्टिंग से जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं वही चीज है। ओके तो उस फोर्स जो लगाता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो फोर्स अपॉन एरिया, जो फोर्स जिस एरिया पे लगता है, वो फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं? हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रेस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। समझ लो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से समझ लो ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्प्लेस हुआ और ऐसे बन गया। कुछ ड्राइंग यार इतनी अच्छी नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, समझ लेना आपको पर। तो थोड़ा डिस्टोर होके ऐसा था, 2D में समझ लो ऐसा हो गया फोर्स लगाया तो, या ऐसा था तो ऐसा हो गया। क्लियर? फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया, तो जो फोर्स लगाया वो, और ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, वो फोर्स और एरिया का रेशियो, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा फोर्स? अब बोलोगे सर ये तो डिफॉर्मिंग फोर्स है। याद करो बच्चों, इलास्टिक बॉडी के अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स सेम होते हैं, इक्वल। इसलिए आप ये रिस्टोरिंग फोर्स बोलो या डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो, दोनों एक ही है इलास्टिक बॉडी में। ओके तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या? स्ट्रेस की डेफिनेशन वो मत लिख देना, ओके जो हम दे रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स पर रिस्टोरिंग यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स सेम होता है, इसलिए स्ट्रेस की डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है कि रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, या तो ऐसे भी बन सकती है फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स अप्लाइड फोर्स यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स, ये नीचे वाला, और ऊपर वाला इंटरनल, एक ही है। तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन ना करो, मैंने तो ऐसा याद रखा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना? इजी, कोई भी हो फोर्स होना चाहिए। यस सर। ओके स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। कोई डाउट बच्चों स्ट्रेस में? तो सर स्ट्रेस प्रेशर में डिफरेंस वाह एक ही चीज है स्ट्रेस एक दूसरा नाम है प्रेशर का, कोई डिफरेंट नहीं है। ओके प्रेशर का एक दूसरा नाम है स्ट्रेस। लेकिन काफी बार क्या होगा, प्रेशर और स्ट्रेस में ऐसा डिफरेंट होता है। स्ट्रेस एक पर्टिकुलर इलास्टिक बॉडी के लिए होता है, और प्रेशर में ऐसा कुछ नहीं था। कोई बॉडी का पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेना भाई मुझे यही बॉडी के ऊपर लगाया फोर्स। क्लियर ना रुविन? स्ट्रेस में क्या होगा, फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है? ऑब्जेक्ट का रिस्टोरिंग फोर्स है।
इलास्टिक बॉडी के लिए जब बात करते हैं वो प्रेशर स्ट्रेस बन जाता है। ओके, इलास्टिक बॉडी के लिए प्रेशर ही स्ट्रेस है, इसलिए उसका यूनिट भी देखो सेम ही है कि नहीं? कोई डाउट है बच्चों? ना। ओके, एक मिनट हो। नाउ डायमेंशन, L डायमेंशन minus 1 T minus 2 कॉमन चीज है यार। जो फोर्स का क्या है, m1 L1 T minus 2, एरिया का L2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 कम हो जाएगा, -1 हो जाएगा, m1 L minus 1 T minus 2। स्क्रीनशॉट, यही चीज के ऊपर सब कुछ समझाया हुआ स्ट्रेस के बारे में। बोलो कोई डाउट है किसी को स्ट्रेस में? ना। नो सर। टाइप ऑफ स्ट्रेस, ओके, वो आप एक काम करते हैं नेक्स्ट सेशन में रखते हैं अलग अलग टाइप के स्ट्रेस। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। एक तो 2 टाइप के स्ट्रेस हो गए, नॉर्मल, एक टेंजेंशियल। ओके, वो क्या है डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। क्लियर? ये इतना रखते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में मजा नहीं आएगा। चलो फटाफट से आज के सेशन में जो भी इम्पोर्टेंट है ना, जो आपको याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादातर काम आ सकता है वो चीज याद रख लो। समझ में आ रहा है ना? बोर नहीं हो रहे ना? थियरिटिकल टॉपिक है तो ना। चलो, ये सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी कुछ याद रखने की जरूरत। सॉलिड के डेफिनेशन याद कर लो। आज के सेशन में याद क्या रखना है, वो समझना सब कुछ है, याद जो रखना है वो चीज, इसकी कुछ जरूरत नहीं है आपको। एक डिफॉर्मेशन के बारे में समझ लो। ओके, बाद में ये खास देख लो कि रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड बॉडी, इलास्टिक और प्लास्टिक का क्या होता है। रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा सा आपको वैसे पता ही है, ये याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। ओके, ये कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन डेफिनेशन याद रखना कि क्या है। एक ये इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी। क्या थी इलास्टिसिटी, यानी कि बोलो, रिवाइज करो फटाफट। वापिस शेप पे आ जाता है, और प्लास्टिसिटी में वापिस वो शेप पे आता नहीं है। जो फोर्स लगाया, जो शेप हो गया, बस हो गया। ये परफेक्ट एक ही चीज है। बाद में ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रिफ्लेक्ट, ओके, रिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये बहुत ध्यान रखना। इससे आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इलास्टिक एमसीक्यू में काम आ सकती है। ये नीचे वाले 2 लाइन इलास्टिक और प्लास्टिसिटी में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस 2 लाइन के अंदर ये एक याद रख लेना, तो एटलीस्ट सब कुछ आ जाएगा। अभी तक जो आगे जो भी सीखा सब कुछ इसमें आ जाएगा, ये टेबल्स में। बाकी एमसीक्यू है। ये मॉडल याद रख लेना, स्प्रिंग बॉल मॉडल। किसके अंदर लिखना है ये सब कुछ? जब आपको कोई सॉलिड का इलास्टिक बिहेवियर पूछे तो। सॉलिड आपको एग्जाम में पूछेंगे 2 मार्क 3 मार्क्स में, यदि कि एक्सप्लेन द स्प्रिंग बॉल मॉडल ऑफ, टू एक्सप्लेन द स्प्रिंग बॉल मॉडल, या तो ऐसा बोलेंगे सॉलिड की इलास्टिक प्रॉपर्टी समझाओ, तो ये मॉडल के बारे में समझा देना। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स लगाया, वापिस उसको रिस्टोर हो गया, तो वो फोर्स जो लगाया या तो रिस्टोर हुआ, वो फोर्स अपॉन एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। फोर्स अपॉन एरिया, उसका यूनिट सीजीएस यूनिट, उसका एमएल डायमेंशन, ये सब कुछ याद रख लेना। ओके, बाकी टाइप ऑफ फोर्स में, स्ट्रेस में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, होमवर्क में लर्न करना है, लिखना, आप लिख देना जो मेन डेफिनेशन, मेन फॉर्मूला वो लिखना। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है होमवर्क में, कॉपी करके नहीं लिखना है, खाली लर्न करना, वो मेन आइडिया होना चाहिए। लेकिन एक बार लिखोगे तो क्या होगा, एक बार लर्न कर दिया ओरल, और लर्न करने के बाद एक बार देखे बिना लिख देना, इतना करना हो। हाँ, कोई डाउट था किसी को? नो सर। સર હમણાંથી રિજોઈન કેમ નહીં કરવું પડતું? રિજોઈન એટલા માટે કે ખબર નહીં, આમાં મેં છે ને ઓપ્શન એવો આવવા મળ્યા, ટાઈમ એડિશનલ રાખી શકીએ એટલા માટે। ઓકે, ઝૂમ વાળાને આપણી ઉપર દયા આવી હશે બિચારા। ઓકે, એટલે તમારે 2 થી 3 મિનિટ બચી જાય છે ફાઇનલી આ રિજોઈન કરવાના સેશનમાં। અને ઓલા બે વિડીયો બનતા હતા ને એક સાથે, ના એની જગ્યાએ એક મસ્ત એક વિડીયો બની જાય છે લેક્ચરનો, એટલે સારું છે। ચલો બચ્ચો, બાય बाय।